हेलो दोस्तों, 2023 का घटना चक्र इतिहास का आज चालू करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए। 1990 से 2023 तक, जनवरी तक जितने परीक्षा हो चुके हैं उसमें इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है पाषाण काल से चालू करते हैं। प्राचीन इतिहास को आज हम जहाँ तक हो सकता है देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। यह एक भूगर्भिक और पुरातात्विद थे। भूगर्भिक और पुरातात्विद वैज्ञानिक थे। फिर आगे का क्वेश्चन नंबर 2, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो यह किया था थॉमसन ने। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो यह मध्य पाषाण काल में हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो यह हुआ था मध्य पाषाण काल में। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? यह देख लीजिए, दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। महदहा और सराय नहर दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो यह प्राप्त हुआ है सराय नहर से और महदहा दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। यह देखिए, इसको करना है। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यह हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा महदहा, उसके बाद हो जाएगा लेखिया, उसके बाद हो जाएगा पैसरा और बीरभानपुर। महदहा, लेखिया, पैसरा, बीरभानपुर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। तो यह दमदमा से निकाले गए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से निकाले गए। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो यह नवपाषाण काल में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो यह नर्मदा घाटी से हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो यह था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 16, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यह देख लीजिए, इसका इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। यह दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं।
तो यह मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो यह मिलता है बागौर से मिलता है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ सभ्यता में हो जाएगा आपका, इसमें देखिए आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, यह सही है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह भी सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर समांतर सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़ से। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो यह एच.डी. संकालिया ने किया था। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने किया। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, यह मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? वह है सगन कुल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल्य चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल्य चित्र के लिए। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है आपका भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वों ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो यह था बी.एस. बैकवारक ने। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकाड़कर। गैरिक मृदभांड पात्र ओपीसी का नामकरण हुआ था, यह हस्तिनापुर। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? तो यह दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। इसको मिलान इसमें देखना है निम्नलिखित विचार कि इसमें कौन सुमेलित है। तो इसमें से आपका सुमेलित है केवल 2 और 3 इसमें सुमेलित है। तो देख लीजिए। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला का है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला का है। और गणेश्वर ताम्र कलाकृति है। और बुर्ज होम जो है वह गर्त आवास के लिए प्रचलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर
40 देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया से मिले हैं। चलिए नीचे दिए गए गए एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकरण ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया है। कारण आर, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें कौन आपका सही है? तो इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है भोपाल में। चलिए क्वेश्चन खत्म। इस फर्स्ट चैप्टर का खत्म हो गया। अब सैंडो सभ्यता एवं संस्कृति का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इसका मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित थी? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। सिंधु सभ्यता संबंधित है आज ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आज ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड है, मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त में से सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक खुदाई, पुरातत्व संबंधी खुदाई वही। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरे हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें से ए सही नहीं है और सब देखिए सही है। जो EJ मैके ने कहा था सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। मार्टिन व्हीलर ने कहा था पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन हुआ था। अमलानंद घोष ने कहा था हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इसमें आपको किसने किसका खोज किया और कब किया इसको मिलान करना है। तो देखिए हड़प्पा दायर हमसानी ने 1923 से 24 तथा 24 से 25 में किया था। हस्तिनापुर बीबी लाल ने किया था। तक्षशिला जॉन मार्शल ने किया। कौशाम्बी NG मजुमदार ने किया। यह उत्खनन करने वाले हैं जो कब उत्खनित हुआ है। उसके बाद देखिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यह हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो यह हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो लाल रंग का।
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो यह गाय का। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यह सोहगौरा नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए, प्राचीन स्तर और पुरातात्विक खोज कहाँ कहाँ है? तो इसका हो जाएगा आपका लोथल हो जाएगा, लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगा, जूता हुआ खेत और धौलावीरा। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख। अब बनावली हो जाएगा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति। चलिए, जूते हुए खेत की खोज की गई है, तो यह कालीबंगा से। जूते हुए खेत की खोज कालीबंगा से की। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? यह कालीबंगा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 20। इसमें मिलान करना है कि कौन कहाँ है। देखिए, हड़प्पा सावधान RH 37, लोथल गोदी बड़ा और कालीबंगा जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। देखिए, कौन सी सब स्थान किस नदी पे बसा था, उसके हिसाब से हड़प्पा बसा था रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर बसा था आपका गंगा नदी के किनारे। नागा अर्जुन कोंडा कृष्णा तथा पैठन गोदावरी नदी पर और नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पर, हस्तिनापुर गंगा नदी पर और हड़प्पा रावी नदी पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ देखिए, हड़प्पा रावी, कालीबंगा घौघर और लोथल भोगवा रोपड़ सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो यह रावी नदी पर। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो विशाल स्नानागार आपको पाया गया है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे। यह कथन असत्य है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। यह चारों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? कालीबंगा हरियाणा में, यह सुमेलित नहीं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब। यह सूची निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका हो जाएगा आपका आलमगीरपुर और हुलास। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो यह लोथल गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, इसको मिलान करना है। मांडा जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। इसको भी मिलान करना है किस राज्य में है। तो इसका हो जाएगा आपका बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पांडरी गुजरात, हुलास
उत्तर प्रदेश, हुलास उत्तर प्रदेश। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो और चाहुंडड़ो। मोहनजोदड़ो और चाहुंडड़ो दोनों सिंध में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चाहुंडड़ो के उत्खनन का निर्देश दिया था तो जे.एच. मैके ने दिया था, जे.एच. मैके ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा, हड़प्पा अभी पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 39, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है वह सौराष्ट्र में। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई पुरा स्थल है, वह है पंजाब का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वह है लोथल। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह इसकी ऊपर एक से अधिक विशेषता थी। इसमें पक्की ईंट से बनी इमारत थी, पूजा स्थल भी मिला है, कला और वास्तुकला भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो यह पाटलिपुत्र। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु चेनाब झेलम के तटों पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो यहाँ के लोग मातृशक्ति और कर्मकांड में मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो यह पशुपति की पूजा करते। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल R.S.R. राव, सुरकोटदा J.P. जोशी और धौलावीरा का उत्खनन R.S. बिष्ट ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो यह थे ए कनिंघम थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो यह B.A. स्मिथ थे। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसमें मिले हैं कालीबंगा के प्राय कुएं में मिले कालीबंगा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मिले हैं। कालीबंगा तथा मोहनजोदड़ो दोनों जगह से कुएं के साक्ष्य मिले। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो यह देख लीजिए, इसका है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था तो यह तांबा का किया था। क्वेश्चन नंबर 62, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है तो यह लोथल से मिला है।
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यह लोहा की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यह हुए लोहा की। निम्न में से कौन सा स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। बनावली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चयन करना है। तो इसका देख लीजिए, 1 और 2 सही है केवल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। यह भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग का पता नहीं था। धातु का उपयोग का पता था पर लोहे का उपयोग पता नहीं था। तो यह 3 जो लिखा हुआ है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 66। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात में। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? वह है धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों से नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो यह था धौलावीरा। धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 72। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशौच संस्करण डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? तो यह मिला है लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है मानव संधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? यह भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? यह भारत में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो यह हो जाएगा वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यह दोनों सही चित्रण करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो चलिए देखते हैं। 1 और 2 दोनों सही है। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो यह पीपल की मिलती है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो यह हो जाएगा आपका घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। घोड़ा का किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो यह शेर का नहीं हुआ है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है? तो यह हो जाएगा 900 वर्षों। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। यह
कालीबंगा से कालीबंगा से कालीबंगा से कालीबंगा से प्राप्त हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो यह मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो यह एजटेक, माय मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो यह सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज अब आगे इससे वैदिक काल हम देख लेते हैं। वैदिक काल का क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम दिया गया है तीन वेदों को, तीन वेदों का त्रयी नाम दिया गया, तीन वेदों को त्रयी नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए 5 या 5, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। इसको मिलान करना है तो देख लीजिए, अथर्ववेद, अथर्ववेद हो जाएगा औषधियों से संबंधित, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वरी की महिमा, और यजुर्वेद, यजुर्वेद हो जाएगा बलिदान विधि, और सामवेद हो जाएगा संगीत का, सामवेद संगीत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें आपको मिलान करना है तो ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड हो जाएगा, सामवेद संगीतमय स्रोत हो जाएगा, अथर्ववेद, अथर्ववेद हो जाएगा आपका तंत्र मंत्र वशीकरण, तंत्र मंत्र वशीकरण। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाओं की कितनी संख्या है? तो ऋचाओं की संख्या ऋग्वेद में आपको 10,552 है, 10,552 है। यहाँ ऋचाओं की संख्या ना देकर यह दे दिया है सूक्तों की संख्या। कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद पंचवीस ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। चलिए फिर से इसको एक बार देख लीजिए। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, और सामवेद पंचवीस ब्राह्मण, और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसेनी संहिता, वाजसेनी संहिता, वाजसेनी संहिता। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह हो जाएगा नवा मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नवा मंडल। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? यह सोम और इस पेक पर नामकृत देवता को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में, यजुर्वेद में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह सामवेद का। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यह अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा से, अंतरजी खेड़ा से। चलिए आगे देखते हैं।
उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें आधारित है दर्शन पर। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह कंठो उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कंठो उपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कंठो उपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो यह थे केकई के अश्वपति केकई के थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो वैदिक साहित्य है ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद। वैदिक साहित्य है ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो यह सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चेनाब नदी के साथ की जाती है। सॉरी। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यह कुंभा और कुरुम्भ का। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह अफगानिस्तान में। इसमें आपको प्राचीन नदी और आधुनिक नाम दिया गया है। तो इसमें देख लीजिए, कुंभा को काबुल, पुरुषड़ी रावी, सादानीरा गंडक, सतुद्री ये एक को सतलज के नाम से आधुनिक नाम सतलज हो गया है, और सादानीरा का आधुनिक नाम गंडक हो गया। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महानदी का नाम आपका इनमें से कोई नहीं था। महानदी का नाम चित्रोपाला था। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोपाला था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी? तो देख लीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष यह भी था, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास ये भी था। चलिए, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 35 का हो जाएगा आपका। 1 और 2 दोनों सही है। तो देख लीजिए, पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं द्वारा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा ने। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है, तो सिक्का के रूप में। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो यह था आपका गाला का। प्राचीन भारत में निष्का जाने जाते थे, यह स्वर्ण आभूषण के रूप में। बोंगजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है।
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? यह बोंगजकोई। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोंगजकोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है वह है बोंगजकोई। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शुक्ल अजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण अजुर्वेद तीनों में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगण थे। गौतम ऋषि रहुगण थे। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? कुरु और पंचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था तो यह प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो यह बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? पुरुषणी नदी पर। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषणी नदी पर। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। वह है कीकट। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यौ जौ के लिए। सूची 1 को एवं सूची 2 से सुमेलित करना है। व्रीहि चावल को कहा जाता था। मुदग मूंग को कहा जाता था। यौ जौ को कहा जाता था। इच्छु गन्ना को कहा जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो यह व्यापारी वर्ग के थे। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा थी, मंत्री परिषद। वैदिक युगीन सभा थी, मंत्री परिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह थी सभा। ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह थी सभा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी था। सर्वप्रथम ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 68। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो यह थे अग्नि को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो अग्नि को। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो यह इंद्र को समर्पित है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। झंझावत के देवता थे
और वर्षा के देवता थे। यह दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो यह थे इंद्र थे। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो उपनिषद में। गायत्री मंत्र किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर तथा वंशानुचरित संकेतक हैं। यह है आपके पुराणों की संख्या है यह 18। पुराणों की संख्या 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो यह जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महाभारत जय संहिता। सतसाहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो यह है महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रसी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? वासुकी ने किया है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो यह धर्मशास्त्र के समय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रकृति पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद। तमसो मा ज्योति गर्मम कथन है मूलतः उपनिषदों का, जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? श्वेताश्वर उपनिषद। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो यह उल्लेखित है आपका छंदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो यह ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक कर्मकांड में होता है। तो यह ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो गाय को। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है? तो गाय के लिए। ऋग्वेदकालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें केवल ऋग्वेदकालीन आर्य कवच और शीर्षासन हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। यही केवल सही है। चलिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो यह गाय को समझा जाता था। चलिए इसको मिलान करना है। देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह समाज था। मध्यकाल का समाज जमींदारी था।
प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? तो यह कोश कोश। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगी 16 संस्कार होते हैं हिंदू समाज में या सनातन संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है, उपाध्याय कहलाता है, उपाध्याय कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन बौद्ध धर्म से। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं बौद्ध दर्शन या बौद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्मीकरण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो यह कोल्ये वंश की थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? कोल्ये वंश की थी। बुद्ध का जन्म हुआ था तो यह हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इनमें से कोई नहीं। बुद्ध का दूसरा नाम कोई नहीं है इसमें से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो वह मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ आया था, तो यह मौर्य वंश का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमनदेही स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह अशोक के शिलालेख से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है आपका कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह था मल्लों का था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त की थी? बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख के निरोध को ही निर्वाण माना गया। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ जो बोध गया में हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह बोध गया कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कुशीनगर में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो यह कौशल और मगध का। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुगर्द था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो वह सुगर्द था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यह हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? गौतम बुद्ध को। अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था?
प्रवचन किसने दिया था? तो यह महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ग्रंथ में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका एक उपदेश, प्रथम उपदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन किस किया गया था? सारनाथ में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था तो श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो यह उज्जैन के काल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो यह किया था महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगीर में। सप्तकर्णी गुफा स्थित है राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो यह हुई थी राजगीर में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह किया था वसुमित्र ने किया था। बौद्ध धर्म की महान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह कनिष्क के काल में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के काल में। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, यह हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित करवाई थी? तो कनिष्क ने करवाए थे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधित्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, यह महायान मत है। तो यह तीनों बौद्धों में महायान शाखा का मत है। निम्नलिखित स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालानुक्रम नीचे दिया गया है, कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका पहला बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था, उसके बाद वैशाली में हुआ, उसके बाद पाटलिपुत्र में हुआ, उसके बाद कुंदनवन कश्मीर में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था यह अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो यह किया था आपका कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित, आपको इनका सुमेल करना है। तो यह देख लीजिए, सुमेल इसका हो जाएगा। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। चलिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो प्रथम उपदेश का। इसमें देखिए मिलान करना है। देखिए यहाँ आए हैं। जन्म कमल से, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा, कर्मापा लम्मा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो कयुंगपा से। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही है? उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। सभी सही है।
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसलिए बनाया गया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने अंश की किस पीढ़ी का है? तो यह पंचम पीढ़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो यह बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो यह आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो किसी को नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो यह धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो इनमें से देख लीजिए। वे कर्म में विश्वास करते थे, सही। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे या नहीं मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। यह 4 गलत है और 1 2 3 तीनों सही है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो यह वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध की है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह बौद्धों से संबंधित। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? यह विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अभिधम पिटक। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? यह सूत पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो यह त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ। चलिए 70 क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोत का अवसर होता था। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह पाटलिपुत्र में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो यह राजगीर में है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, तो जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है? तो यह देख लीजिए। इसका अगर भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। धमेक स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसे गुप्त काल में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ। भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। संसार
अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध से। बौद्ध से। चलिए, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो यह अम्बेडकर थे। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक अम्बेडकर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह बुद्ध ने। क्षणिकवाद का बुद्ध ने। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है परिपूर्णता, जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। भारत के पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई है वह है बुद्ध की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म द्वारा। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो यह कुषाण काल में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो यह कुषाण मतलब दोनों हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों में प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है तो गुप्त काल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा कलांकित है गुप्त काल से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको देखिए परिव्राजक, परित्यागी एवं भ्रमणकारी, श्रमक, भिक्षु या साधु, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? पुष्यमित्र शुंग। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और दूसरा देख लीजिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित है? तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सही है। राजगीर अशोक का सी स्तंभ, यह गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, सही है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा आपका
लोकहितवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। सही है। महासंघिकों द्वारा बौद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। यह भी सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? यह मैत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा आपका, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। यह अजंता में हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल कृति है। हीनयान का हो जाएगा आपका कारले में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का आंकन मिलता है? तो यह कन्हेरी में। विशुद्धिगमन के रचयिता कौन है? तो यह बुद्धघोषा। विशुद्धिगमन के रचयिता कौन है? बुद्धघोषा है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो यह नागा अर्जुन को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था? यह नागार्जुन था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? यह माध्यमिक के थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक के थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा, इनमें कितने युग्म सही है? तो केवल 2 युग्म सही हैं इनमें। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो यह विक्रमशिला था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग था गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात था? तो यह पाली अनुसंधान के लिए विख्यात था। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो यह हो जाएगा देव प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो यह हो जाएगा आपका देव प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म का तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन सामान्य नहीं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में से 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले दुख है, दुख का कारण है और दुख
का निरोध भी है, दुख निरोध का मार्ग भी है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 123। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। पुनर्जन्म नहीं होता है, यह एक और दो, एक गलत है और आत्मा की सत्ता नहीं होती, यह भी सही है। एक गलत है और आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। 1, 2 और 3 सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हो गया? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका हो जाएगा आपका स्वतंत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वत्री सदियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं अपितु अवयव रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है चुनें। चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 129। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन कौन सही है? तो पश्चिम गोदावरी जिला के गुट्टुपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाया गया है, दोनों सही है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो यह थी ब्रजायन। चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जैन धर्म, इससे आगे हम कल इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा वीडियो लगा और किस सब्जेक्ट का आपको और वीडियो चाहिए। ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।